Hello dear students, welcome to the video today. So children, we are carrying on with this fourth chapter, history, where we are talking about the Mughal emperors. Mughal emperors के बारे में last class what we have understood is the Mansabdars and the Jagirdars. Mansabdari system, one of the very important systems during the time of Mughals, जहाँ पे कि they have changed the complete scenario and the complete living conditions of the people. पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बदल के रख दिया. They were the ones who have changed the complete administration. अब last class where we have completed, वहाँ पे मनसबदार्स का नंबर अकबर ने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था. अकबर हैड कंट्रोल्ड द नंबर ऑफ मनसबदार्स एंड द नंबर ऑफ जागीर्स दैट दीज मनसबदार्स वेर रिसीविंग वाज वेरी लेस. इसकी वजह से क्या हो गया, देयर नंबर ऑफ जागीर्स वाज बिकमिंग लेस डे बाय डे. मेनी जागीरदार्स व्हाट डिड दे डू, they tried to extract जितना रेवेन्यू हो सकता है, as much revenue as possible while they had a जागीर. जितना इनके पास जागीर था उसके हिसाब से there were other factors, these and the other factors, there was shortage in the number of जागीर्स. तो मेनी जागीरदार्स जो हैं जितना भी रेवेन्यू हो सकता है, trying to extract as much revenue as they can. Aurangzeb was unable to control all these situations. Last years of his reign and the peasantry, therefore what happened, they were suffering tremendously. बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी. मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या था मुग़ल रूलर्स के पास? प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्स. जितना भी पीजेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट वाज द इनकम of the Mughal emperors. ज़्यादातर places में peasants were paying the taxes through rural elites. जो गांव के जो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ही टॉप क्लास के लोग थे, वहाँ पे peasants जो हैं वो टैक्सेस पे कर रहे थे. हेडमैन और लोकल चीफटेन. मुगल्स ने ना यूज़ किया जमींदार जो ज़मीन के ओनर्स हैं. द पीपल हु आर ओनिंग द ज़मीन आर द ज़मींदार्स. जितने भी ये लोग थे हु वेर कलेक्टिंग द टैक्सेस, दे वेर टर्म्ड एज इंटरमीडियरीज. दे वेर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज चीफटेन्स. पावरफुल चीफ जो थे from the previous times, they were the zamindars. अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मतलब कि जो द पर्सन हु वाज मैनेजिंग ऑल द फाइनेंसेस, ही वाज टोडरमल. एंड टोडरमल व्हाट डिड ही डू, ही कैरिड आउट अ सर्वे ऑफ किस जगह से कितना अनाज ग्रो हो रहा है, कितना ज़्यादा कितने सारे क्रॉप्स हैं, कितना अनाज हो रहा है, कितने तरीके के क्रॉप्स हैं, प्राइजेस हैं, एरियाज कल्टीवेटेड फॉर 10-year पीरियड, 10 साल तक क्या क्या खेती हो सकती है, इन सारी चीज़ों का उन्होंने क्या किया, ही हैड कैरिड आउट अ सर्वे. कब किया उन्होंने ये काम? सो प्लीज़ रिमेंबर द डेट. ही हैज़ डन इट इन 1570 to 1580. ठीक है. जगह जगह जाके एक एक लैंड को देखना छोटा मोटा काम नहीं है. ही हैज़ डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट प्रोसेसेस जिससे कि रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट हो सकता है, एज मच रेवेन्यू एज कैन बी एक्सट्रैक्टेड. अब ये जो डेटा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश. हर एक क्रॉप के ऊपर हर एक प्रोविंस में क्या था, द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स. जगह जगह पे देयर वॉज रेवेन्यू सर्कल, देयर वॉज प्लेसेस जहाँ पे कि रेवेन्यू कलेक्ट हो रहे थे,
with its own schedule of revenue rates for individual crops. ठीक है, हर एक प्रोविंस में रेवेन्यू सर किस प्रोविंस से कितना पैसा कलेक्ट करना है, फर्स्ट दैट वाज डिसाइडेड इंडिविजुअल क्रॉप. ठीक है, एक क्रॉप के ऊपर कितना टैक्सेस देना है, फर्स्ट दैट वाज डिसाइडेड. एंड ये जो रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू रेट्स हर एक क्रॉप के लिए रेट वाज डिसाइडेड, किसको कहाँ से कितना क्रॉप देना. जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू सिस्टम था, दिस रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहते थे, दिस वाज नोन एज जब्त. क्या कहते थे, जब्त. अब एरियाज में, दोज एरियाज जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो लैंड को सर्वे कर लेते थे और बहुत केयरफुली अकाउंट सारा रखते थे कि इस लैंड से कितना पैसा मिलेगा, हाउ मच मनी वुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस लैंड. अकाउंट वॉज मेंटेन्ड. गेहूं की खेती हो रही है, 10 क्विंटल्स ऑफ wheat is being grown, so from this area we will be getting a revenue of 500 rupees. 500 rupees मतलब 500 साल पहले बहुत ज़्यादा होता है. अब ऑल द प्रोविंसेस इट वॉज नॉट पॉसिबल. कुछ जगह पे तो ये आइडिया काम कर गया, लेकिन एट सम प्लेसेस कुछ जगह पे ये आइडिया काम नहीं किया. कहाँ पे ये आइडिया काम नहीं किया, गुजरात एंड बंगाल. गुजरात and Bengal, this idea did not work. Areas, zamindars, they were very powerful. They exercised a great deal of power. So, were very strict with them. They could drive them to rebellion. Exploitation of Mughal administrators बहुत इनको सताते थे, परेशान करते थे, डराते थे. ज़मींदार जो हैं ग्रेट डील ऑफ पावर एक्सरसाइज कर रहे थे. मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्या किया, इनको रिबेलियन बना दिया. ये दे यूज टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट सच रूलर्स. ऐसे अत्याचारी रूलर्स के खिलाफ ये आवाज़ उठाते थे. कभी कभी क्या होता था, ज़मींदार, पीजेंट्स एंड कुछ कास्ट सारे मिलके क्या करते थे, बोलते थे मुगल्स की सेवा नहीं करनी, मुगल्स के खिलाफ. क्या होता है ना कि देखो, व्हेन यू किसी के ऊपर जब आप अत्याचार करते हैं, आदमी जब तक सह सकता है तब तक सहता है, टिल द टाइम अ पर्सन कैन टॉलरेट, ही और शी टॉलरेट्स. लेकिन जब सहने की शक्ति खत्म हो जाती है, देन द पीपल स्टार्ट रिबेलिंग. इसके बाद का जो सिलसिला होता है वो रिबेलियन का होता है. तो पीजेंट जो है, पीजेंट रिवोल्ट्स मुगल एम्पायर को बार बार चैलेंज कर रहे थे. 17th सेंचुरी के एंड से मुगल एम्पायर वॉज कंटिन्यूअसली बीइंग चैलेंज्ड. अभी हमको कहाँ से पता चल रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज इंफॉर्मेशंस वी आर गेटिंग फ्रॉम अकबरनामा एंड अकबरी. अकबर के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वन ऑफ हिज वेरी क्लोज फ्रेंड्स वॉज देयर, अबुल फजल. तो ही वॉज राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ उनके रूल के टाइम का, ही वॉज राइटिंग अ हिस्ट्री. अबुल फजल ने क्या किया, 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखा अकबर के टाइम का, अकबर के रेन का. दैट वॉज कॉल्ड एज अकबर. ठीक है, अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखा अकबर के टाइम का, टाइटल्ड अकबरनामा. पहला वॉल्यूम क्या था, दैट वाज डीलिंग विद अकबर्स एंसेस्टर्स. अकबर के जो एंसेस्टर्स थे, अकबर के जो पहले के लोग थे, उनको डील कर रहे थे. सेकेंड वॉल्यूम क्या था, इट वाज टॉकिंग अबाउट अकबर्स रेन. अकबर का जो साम्राज्य था, अकबर का रूल जो था, हाउ नाइस इट वाज एंड हाउ वेल कोऑर्डिनेटेड. ओके, पहले वॉल्यूम में अकबर के ग्रेट एंसेस्टर्स के बारे में बात की गई थी. दूसरे वॉल्यूम में अकबर के टाइम की सारी बातें थी. महान शहंशाह थे, उन्होंने क्या क्या लोगों की भलाई की. तो इस तरह से मतलब सब कुछ उनकी बड़ाई में. उनके फ्रेंड ही लिख रहे थे, तो वो अपने फ्रेंड की बुराई कौन करेगा. ही हैड नॉट मेंशन बी, ही हैड नॉट बीन वेरी क्रिटिकल. ओके, तीसरे वॉल्यूम में क्या था, एनी अकबरी था, जिसमें कि
अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, आर्मी के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, जोग्राफी मतलब कहाँ से कहाँ तक अकबर का एम्पायर स्ट्रेच हो रहा था, दैट वॉज मैंशन. लॉट ऑफ डिटेल्स आर देयर. Rich details about the traditions and culture of the people living in India. जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल में चीज़ें दी हुई थी. तो क्या था मोस्ट इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी अबाउट एनी अकबरी, क्या था? इट्स रिच एंड स्टैटिस्टिकल डिटेल्स. नंबरिंग था. 100 लोग हैं, 10,000 लोगों के लिए ये व्यवस्था, 4 लोगों को ये सुविधा दी गई. दिस काइंड ऑफ that are there, that is very helpful for the historians को इससे बहुत मदद मिल रही है. The kind of initiative that Akbar had taken. तो वहीं से हमको ये सारी जानकारी, हमने कब अकबर को देखा है, फ्रॉम वेयर डिड वी सी अकबर. ठीक है, 500 साल 600 साल पहले की बात कर रहे हैं. कहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिली? दिस वी हैव गॉट फ्रॉम अकबरनामा एंड एनी अकबरी. गॉट इट? Akbar receiving the Akbarnama from Abul Fazl. अब अकबर क्या क्या चीज़ें अकबर ने की, what all things अकबर had done in his administration, ये जो है it was laid down by अकबर. अकबर ने बहुत अच्छे से उसको lay down किया and it has been discussed by Abul Fazl. इन्होंने अपनी बुक में डिस्कस किया which is अकबरनामा. And in its last volume, Any Akbari में particularly he has mentioned about all this. Abul Fazl ने क्या किया? He explained. Any Akbari का पूरा details याद रखिएगा. These are some of the documents which are extremely important in history and for the people who are writing history. That's why you need to understand Any Akbari and Akbarnama. अबुल फजल ने बताया कि किस तरह से एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. छोटे छोटे प्रोविंसेस में एम्पायर वॉज डिवाइडेड एंड दीज प्रोविंसेस वेयर कॉल्ड एज सूबा. इन प्रोविंसेस को हम क्या कहते थे? दीज प्रोविंसेस वेयर कॉल्ड एज सूबा. एंड इन प्रोविंसेस में द पीपल हु यूज्ड टू गवर्न, the head of one suba was called as a subadar. सूबा है, ठीक है, province है which is being looked after by the सूबेदार. and सूबेदार क्या काम कर रहे हैं? he is carrying both political and military functions. political and military functions सूबेदार is carrying on. every province, सारे province में there was financial officer. ऐसे लोग थे जो कि पूरा पैसे का लेन देन का काम करते थे, फाइनेंसेस को संभालते थे. दे वेयर कॉल्ड एज दीवान. सूबेदार याद रखिएगा, सूबे की जो देखभाल करते थे सूबेदार. एंड फाइनेंशियल ऑफिसर जो फाइनेंस संभालते थे, दे वेयर द दीवान. तो पीस एंड टेंट इन द प्रोविंस, पूरे प्रोविंस था. और ये सब काम कौन देखता था? इट वॉज सीन बाय सूबेदार. विद बहुत सारे ऑफिसर्स थे. देयर वेर मेनी ऑफिसर्स हु वेर सपोर्टिंग द सूबेदार. हु वेर सपोर्टिंग द सूबेदार? देयर वॉज द पे मास्टर, making the pay, a person who was managing all the pay of the people who were working in the Mughal Empire. He was called as Bakshi. मिलिट्री पे मास्टर सोल्जर्स को की जो पेमेंट तैयार करते थे, दैट पर्सन वॉज कॉल्ड एज बख्शी. इसके बाद religious and charitable work was being carried on by Sadr. Religious and charitable patronage was there by Sadr. चैरिटी मतलब कहीं पे दान करना है, किसी मंदिर को बनवाना है,
किसी साधु को कोई चाहिए, किसी आश्रम में कुछ दान देना है, that was all looked after by Sadar. Bakshi was there, who was the payment, who was making the salary of the people. Sadar was there, जो कि दान पुण्य का काम देखते थे. And military commanders were there, जो पूरा मिलिट्री संभाल रहे थे. The soldiers were looked after by the फौजदार. फौज की जो देखभाल कर रहे हैं, they are the फौजदार. And then पूरे शहर में जो the people who are maintaining law and order in the town are the police commanders or the कोतवाल्स. They were the कोतवाल. ठीक है, कोतवाल आप समझ ही रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं. दे आर दी कोतवाल्स. एनी अकबरी में कुछ चीज़ें और पता चल रही हैं. वी आर नोइंग अबाउट सम मोर थिंग्स इन एनी अकबरी. क्या एनी अकबरी से पता चलता है दैट नूर जहाँ जो हैं, शी वॉज अ वेरी पावरफुल लेडी इन जहांगीर्स कोर्ट. वो बहुत ज़्यादा उनकी बात मानते थे. जैसा नूर जहाँ कह देती थी वही चीज़ होती थी. ठीक है, उनका ओरिजिनल नेम वाज मेहरुनिसा. तो उन्होंने जहांगीर से शादी की 1611 में एंड उनको टाइटल मिला नूर जहाँ, मोस्ट ब्यूटीफुल इन द होल वर्ल्ड. जहाँ मीन्स वर्ल्ड. एंड एक्सट्रीमली लॉयल, अपने अपने किंग के लिए बहुत लॉयल थी, बहुत सपोर्टिव थी ये. एंड जहांगीर ने क्या किया, इनके ऑनर में सिल्वर कॉइन्स निकलवाए. ठीक है, इनका अपना टाइटल हुआ करता था ऑन वन साइड. दूसरे तरफ देयर वॉज स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूर जहाँ. इनके ही सिग्नेचर्स होते थे कि सिल्वर कॉइन्स अपनी वाइफ के नाम पे निकलवाया. एंड वेरी क्लियरली इट वॉज मैंशनड इन द ऑनर ऑफ बेगम नूर जहाँ. कितना प्यार करते थे उनको, कितना ही यूज टू लव द वाइफ. एंड एक ऑर्डर निकाला गया. एक देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, दिस इज एन ऑर्डर, मतलब दिस इज इन द अरबिक लैंग्वेज, समझ में नहीं आ रहा है. फरमान था नूर जहाँ का, जिसमें कि द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूर जहाँ पातशाह बेगम, कि ये इनका कमांड है, इनका ऑर्डर है by the most respected lady in the town नूर जहाँ पातशाह बेगम, मतलब बादशाह की जो वाइफ है. तो द राउंड सील स्टेट्स की by the son of शाह जहांगीर she became as brilliant as the moon, may नूर जहाँ पातशाह be the lady of the age. उनके जैसा कोई नहीं है. By the blessing of the Shah Jahan, she has by the blessing of Jahangir, she has attained the most respectable position. तो आप देखिए, औरतों की भी बहुत इज्जत करते थे मुगल्स. This is what is mentioned here. Further we will be discussing in the next class, children. Thank you so much and all the best to you.